जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा का पेपर आपका बहुत नजदीक है, 26 अप्रैल को आपका पेपर है। तो आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भीम पुरस्कार की कुल राशि कितनी है। तो ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो 5 लाख है, राइट। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, ये आपने रट लेना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 लाख। अब देखिए, इससे मिलता-जुलता कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे भीम पुरस्कार तो ये आपके स्टेट स्पेसिफिक है, हरियाणा से संबंधित है ये। और अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ, नेशनल लेवल की बात करूँ, तो हमारा एक अवार्ड होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। उसमें जो राशि होती है वो 25 लाख की होती है। और जो दूसरा है आपका अर्जुन अवार्ड, ये भी आपका राष्ट्रीय स्तर का होता है, नेशनल लेवल का होता है। और इसकी जो धनराशि है वो है तो आपने देखा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसकी जो धनराशि है वो 25 लाख की है। और अर्जुन अवार्ड की धनराशि 15 लाख की है, ये भी आपका राष्ट्रीय स्तर का है। और अगर मैं राज्य स्तर की बात करूँ, स्टेट स्पेसिफिक की बात करूँ, जो है भीम अवार्ड, उसकी जो धनराशि है वो 5 लाख है। तो इस तरह से आपने याद रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे, राजा हर्षवर्धन को किसने हराया। अब देखिए, राजा हर्षवर्धन, और हम जानते हैं हर्षवर्धन की जो डेथ हुई है 647 सीई में हुई है। उसके पश्चात हमें दिखता है कि हमारे खासकर उत्तरी भारत में और मध्य भारत में 3 साम्राज्य निकल के आते हैं। एक है आपके राष्ट्रकूटास, जो ढक्कन वाले एरिया में आपको दिखे। दूसरे हैं आपके पालास, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से में ज़्यादा दिखा, या ईस्ट वाले हिस्से में ज़्यादा दिखे। और वो हैं थर्ड हैं आपके प्रतिहारास, गुर्जर प्रतिहारास, जो आपके नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट वाले भाग में आपको दिखे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की समय की बात की जा रही है कि राजा हर्षवर्धन को किसने हराया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो हैं, ये चालुक्य वंश के हैं। पर यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि आपके जो चालुक्यास हैं वो 3 होते हैं, 3, राइट। जैसे ओरिजिनल जो चालुक्यास हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो बादामी के चालुक्यास हैं, बादामी। बादामी एक जो जगह है वो आपके डेक्कन वाले एरिया में पड़ती है, डेक्कन वाले एरिया में। तो बादामी के चालुक्यास का ही शासक है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड बादामी चालुक्यास का हिस्सा है, राइट। फिर आपके नेक्स्ट आपको दिखेंगे जो आपके पूर्वी ईस्टर्न चालुक्यास हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल वेंगी बनाई थी, वेंगी। वेंगी आजकल कहाँ दिखेगा आपको, आंध्र प्रदेश में दिखेगा। तो पूर्व के जो चालुक्यास हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल वेंगी बनाई थी, तो इनको इसलिए वेंगी चालुक्यास भी कहा जाता है। और ये हैं हमारे ये ज्यादातर जो चोलास थे उनके साथ इन्होंने मैरिज अलायंस कर ली थी, राइट। शादी के द्वारा इन्होंने अलायंस बना ली थी चोलास के साथ, वेंगी वाले। वैसे ही आपके जो वेस्ट वाले हैं, वेस्ट में है आपके, इनकी राजधानी इन्होंने बनाई थी कल्याणी। तो इनको कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी कहा गया है वेस्ट वालों को, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैंने कहा था जो बादामी है ये ओरिजिनल है, तो इनका जो समयकाल माना जाता है इन चालुक्यास का, वो लगभग 543 से 753 तक माना जाता है। फिर आपके जो ईस्टर्न वाले हैं, जिनकी राजधानी वेंगी बनी, इनका जो समय काल है वो 624 से लेकर 1189 तक माना जाता है। और जो आपके वेस्टर्न चालुक्यास हैं, जो कल्याणी भी माने गए हैं, इनका जो समय काल है वो कहीं ना कहीं आपके 973 से लेकर 1189 माना गया है। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पुराने बादामी के हैं, उसके बाद आपके वेंगी वाले हैं, उसके बाद आपके वेस्ट वाले हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे हम अगर गुजरात स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, रिपीट, गुजरात स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत से मेरे विद्यार्थी, जो बालक बालिकाएं हैं, वो इसको चालुक्यास ही कह देते हैं। यानी कि ये कौन से चालुक्यास हो जाएंगे, ये आपके वेस्ट वाले चालुक्यास हो जाएंगे, कल्याणी वाले। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो आपके गुजरात स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिया था, ये सोलंकी डायनेस्टी ने दिया था, सोलंकी डायनेस्टी। और ये सोलंकी डायनेस्टी को कहा गया है चालुक्यास ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे स्पेलिंग चेक करिएगा, मैं लिख रहा हूँ CHAULUKYAS, चालुक्यास ऑफ गुजरात। और जो पहले मैंने आपको चालुक्यास बताया था, राइट, चाहे वो बादामी के थे, कल्याणी के थे, वेंगी के थे, वो उनकी जो स्पेलिंग होती है वो होते हैं चालुक्या, CHALUKYAS। तो स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह आपने डिफरेंस देखना है। जो सोलंकी डायनेस्टी है, इनको चालुक्यास कहा जाता है, CHAULUKYAS। और जो मैंने अभी बताया था आपको, बादामी है, चाहे वेंगी है, चाहे कल्याणी है, वहां पर चालुक्या होता है, CHALUKY। तो चालुक्या ऑफ गुजरात वो अलग है, चालुक्य अलग है। तो ये चीज आपने अच्छी तरह याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन चाहते थे अपना एम्पायर एक्सटेंड करना, परंतु हराया गया
चालुक्य के जो शासक हैं, जो बादामी चालुक्य के शासक हैं, जिनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, उनके द्वारा इनको हराया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जब पुलकेशिन सेकंड ने हराया हर्षवर्धन को, तो उन्होंने एक उपाधि ली, एक टाइटल लिया, वो है परमेश्वर का। परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब हो गया सुप्रीम लॉर्ड। तो ये उपाधि, ये टाइटल किसने लिया? पुलकेशिन सेकंड ने, जो बादामी चालुक्यास का शासक था। और किसको हराने के बाद उसने लिया? हर्षवर्धन को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? देखिए हर्षवर्धन, अभी मैंने बताया आपको, ये शासक हैं, ये आपके कहीं ना कहीं जो अभी मैंने बताया आपको, ये हारे थे पुलकेशिन सेकंड से, हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु 647 सी में हुई थी। तो असल में ये अपने में खुद में राइटर भी थे, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत अच्छे स्कॉलर थे ये। तो इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ काम किया है, तो उसमें से याद रखेगा, नागानंद जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है, प्रियदर्शिका वो हर्षवर्धन ने लिखी है, हर्ष चरित्र जो है, हर्ष चरित्र बान भट्ट ने लिखी है, बान भट्ट। और बान भट्ट कौन है? बान भट्ट इनके कोर्ट पोएट है। बान भट्ट कौन है? इनके कोर्ट पोएट। और अगर रत्नावली की बात बोलूं तो ये भी हमारे हर्षवर्धन ने लिखी है। तो यहां पर आपसे पूछा था कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, तो इसका राइट आंसर है हर्ष चरित्र। वेरी इंपॉर्टेंट। और बान भट्ट जो है, बान भट्ट की एक और रचना है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है कादम्बरी। कादम्बरी। तो ये चीज आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ? देखिए इसमें एक स्टोरी आपको समझनी होगी कि जब हमारे इल्तुतमिश गद्दी पे आए थे, शासन पे आए थे, हम सभी जानते हैं इल्तुतमिश का जो समय काल है, इल्तुतमिश का जो समय काल है वो है आपका 1210 से 1236 तक। इतने समय तक ये शासन में थे। और इसी बीच क्या हुआ था कि एक हमारे शासक हैं, जिनका नाम है जलालुद्दीन मिंग बुर्नू। मैं लिख देता हूँ, जलालुद्दीन, जलाल अद्दीन, या जलालुद्दीन भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है ऐसे, जलाल अद्दीन मिंग बुर्नू, और कहीं कहीं पर मिंग बरनी भी लिखा रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा, एक शासक है जलाल अद्दीन मिंग बरनू। इनका एक तरह से एक झगड़ा हो जाता है, एक विवाद हो जाता है चंगेज खान से। चंगेज खान आपने सुना ही होगा, जिन्हें गेंगिस खान भी कहा जाता है, जो मंगोल के बहुत खतरनाक शासक रहे हैं। तो उनसे इनका विवाद हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो जलाल अद्दीन है, ये भाग कर आ जाते हैं, किसके पनाह में? इल्तुतमिश से पनाह मांगते हैं। और उनके पीछे पीछे कहीं ना कहीं इंडस नदी तक चंगेज खान आ चुके हैं। ये समय है 1221, याद रखिएगा। इंडस नदी के तट पर आ गए हैं कौन? गेंगिस खान। अब सोचिए, अगर जलालुद्दीन को अगर इल्तुतमिश पनाह दे देते, तो ये डेफिनेट था कि मंगोल का आक्रमण 1221 में हो जाता, और कहीं ना कहीं दिल्ली को तहस नहस कर दिया जाता, क्योंकि मंगोल्स काफी आक्रामक थे अपने समय पर। तो यहाँ पर इल्तुतमिश को कहीं ना कहीं सराहा जाता है कि इन्होंने एक वेरी डिप्लोमेटिक वे, इन्होंने जलालुद्दीन को मना किया कि यहाँ का वेदर आपको सूट नहीं करेगा, तो आप यहाँ पनाह मत लीजिए। इसके पीछे मेन मोटो था इल्तुतमिश का, कि वो मंगोल्स को आकर्षित नहीं करना चाहते थे। तो काफी समय तक जो गेंगिस खान है, उन्होंने इंतजार किया इंडस नदी के पास, और उनको जब ये तसल्ली हो गई थी कि इल्तुतमिश ने इनको पनाह नहीं दी, फिर हमारे मंगोल जो थे वो सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए। तो लकीली 1221 में जो आक्रमण होना था मंगोल का, वो इल्तुतमिश के द्वारा रोका गया। तो असल में जो आक्रमण हुआ वो हुआ आपका 1241 में, जब असल में आक्रमण हुआ मंगोल्स का पहली बार, दिल्ली तक जब वो पहुंच गए थे कहीं ना कहीं। खासकर लाहौर तो उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था मंगोल्स ने, वो है 1241। और इस समय हमारे शासक कौन थे? इस समय हमारे शासक थे रजिया सुल्तान के हाफ ब्रदर, जिनका नाम है बहरम शाह। बहरम शाह। रजिया सुल्तान का इनका हमेशा विवाद था, क्योंकि जो चहलगानी थी, वो चाहती थी बहरम शाह गद्दी पे बैठे, क्योंकि वो किसी भी महिला शासक के अंतर्गत काम नहीं करना चाहते थे, चहलगानी जो थे। तो बहरम शाह को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया, क्योंकि इस समय तक रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि षड्यंत्र के पीछे चहलगानी के साथ बहरम शाह भी था। और बहरम शाह कहीं ना कहीं एक अय्याश शासक था, और चहलगानी चाहते थे कोई कठपुतली जैसा शासक बैठे, जिससे कि जो असल शक्ति है वो चहलगानियों के पास रहे, राइट। और इसी चहलगानियों में से आगे चल के एक उलुग खान, जो आगे चल के बलबन कहलाया, वो जन्म लेगा, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बहुत सारे जो मेरे बालक बालिकाएं हैं वो समझते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठी हैं रजिया सुल्तान। ये बात सत्य है कि इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी पुत्री जो रजिया सुल्तान है वो गद्दी पे बैठे, क्योंकि उनके कोई भी पुत्र इतने सक्षम नहीं थे जितनी रजिया सुल्तान थी। परंतु याद रखिएगा कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तो उसके पश्चात उनकी गद्दी पे बैठे उनके पुत्र, जिनका नाम है रुकनुद्दीन, RUKNUDDIN, रुकनुद्दीन फिरोज।
ये गद्दी पे बैठे, परंतु इनका जो समयकाल था वो 6 से 7 महीने का ही था। अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए, अय्याश थे। तो यहीं पर पब्लिकली हमारी रज़िया सुल्तान ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने आप को थ्रोन में डिक्लेयर किया, शासन में अपने आप को डिक्लेयर किया किसने? रज़िया सुल्तान। तो एग्ज़ाम वाइज़ याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के तुरंत बाद रज़िया सुल्तान ने सक्सीड नहीं किया था, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ने किया था, उसके बाद आई थी रज़िया सुल्तान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया? देखिए यहाँ पर जो बाबर ने युद्ध नीति का जो इस्तेमाल किया, वो है आपका तुलगामा। अब तुलगामा में क्या होता है कि जो आपकी सेना होती है उसको टुकड़ियों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सेंटर में रखी जाती है टुकड़ी, एक लेफ्ट में रखी जाती है और एक राइट में। इस तरह से टुकड़ी को डिवाइड किया जाता है और जो आपका अपोनेंट है, वो मतलब अपोनेंट है, इस पे अटैक किया जाता है चारों तरफ से घेर के। सेंटर वाले यहाँ से आ जाएँगे, आर वाले यहाँ से अटैक करेंगे, एल वाले यहाँ से अटैक करेंगे, तो चारों तरफ से घेर के इसमें अटैक किया जाता है। इस टेक्निक को कहा जाता है तुलगामा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहा जाता है? तुलगामा, राइट? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बिटवीन इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, जो 1526 में हुई थी, उसमें ये भी हम जानते हैं कि उत्तरी भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया। उस समय के लिए एक रिवॉल्यूशनरी था ये तोपों का इस्तेमाल करना, जो बाबर ने किया। और एक जो टेक्निक का इस्तेमाल किया वो है तुलगामा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मीनार का निर्माण शुरू किया था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी साहब जो हैं, वो चाहते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको काफ़ी पूरा किया। मैंने पहले भी बताया था कि पहले की मंजिल जो बनाई गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। उसके पश्चात जो ऊपर की 3 मंजिल बनाई गई थी, वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। तो हमारे जब खिलजी वंश आया और खिलजी वंश के जो दूसरे शासक बने अलाउद्दीन खिलजी, वो चाहते थे कि कुतुब मीनार से भी बड़ा एक मीनार बनाया जाए, तो उसी का नाम है अलाई मीनार। तो इसमें राइट आंसर है अलाई मीनार। तो अलाउद्दीन की इच्छा थी कि इसकी ऊँचाई जो है, ये कुतुब मीनार से भी दुगनी हो, परंतु अनफॉर्च्यूनेटली जो इनका ये सपना था, वो सपना ही रह गया। ऑल्दो इनके जीवन काल में इसका निर्माण करना शुरू हुआ, परंतु इनकी मृत्यु के पश्चात जो ये प्रोजेक्ट था, इसको कहीं न कहीं पूरा नहीं किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज भी आप देखेंगे ये कुतुब मीनार जहाँ है, जो आपका महरौली वाला एरिया है दिल्ली में, उसी के प्रीमाइस में आपको अलाई मीनार भी दिखाई देगा। तो याद रखिएगा ये बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, राइट? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.5 मीटर्स की, ये बात याद रखना। और आपका जो अलाई मीनार है, जो अभी हमने जिसकी चर्चा करी है अलाई मीनार, इसकी हाइट क्या है? एक ही मंजिला बनाई है, तो ये है 24.5 मीटर्स, ठीक है? चाहे हमारे अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे, दुगना बनाना चाहते थे, तो लगभग हम कह सकते हैं 140 मीटर के आस-पास इसको बनाना चाहते थे, क्योंकि कुतुब मीनार से दुगना बनाना चाहते थे, पर वो हो नहीं पाया, राइट? अब आइए यहीं पर एक बात देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ इमारतें बनाई गई हैं, वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है अलाई मीनार। इसके अलावा अगर हम देखेंगे अलाई दरवाजा बनाया गया है, ठीक है? ये आपका जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, उसका एक मैग्निफिसेंट गेट है। जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है आपकी, उसका एक दरवाजा है अलाई दरवाजा। तो ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ सीरी फोर्ट की, अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेकंड सिटी बनाई थी अपनी दूसरी, सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली कहा गया जिसको सिरी, तो सिरी फोर्ट का निर्माण करने वाले भी हमारे कौन हैं? अलाउद्दीन खिलजी। और सिरी फोर्ट जो एक नया शहर बनाने का प्रयास किया गया है, उसकी पानी की सप्लाई के लिए हौज खास बनाया गया है, हौज खास, जो आज हौज खास नाम से जाना जाता है। जो पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए बना था, जो नया शहर बनाया गया है, जिसे मैंने सिरी कहा, उसके लिए बनाया गया था हौज खास, राइट? और इसको ओरिजिनली हौज खास को क्या कहा जाता था? हौज ए अलाई। तो हौज ए अलाई बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो मैंने बताया आपको, अलाई मीनार बताया, अलाई दरवाजा बताया, बताया, सिरी फोर्ट और हौज खास, ये बनाया गया है किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिसवाल सभ्यता की खोज किसने करी? तो सिसवाल सभ्यता की खोज, राइट? तो ये सभ्यता का जो राइट आंसर है वो है आपके प्रोफेसर सूरजभान। तो बी इज द राइट आंसर। ये तो आपने याद करना है। और जो ये जो सिसवाल सभ्यता है, ये किस जनपद में पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ये भी याद रखना है आपको, राइट? और इस जो सिसवाल कल्चर है, ये जो सभ्यता है, इसके लिए जो यहाँ पर जब खोज हुई, तो यहाँ पर एक आपको जो यहाँ के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, वो अपने में एक बिल्कुल अनोखे थे, डिस्टिंक्ट पोट्री थी यहाँ पर। और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके लिए हम समयकाल जो मानते हैं, वो 2500 से 1500 के आसपास मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि कहीं न कहीं इसका जो मैच्योर फेज़ था, वो लगभग
2000 के आसपास दिखता है हमें मैच्योर फेज इसका। तो 2000 जो इसका मैच्योर फेज है, इसके स्टार्टिंग फेज में ही हमें जो आपकी सिसवाल सभ्यता है, इस सिसवाल सभ्यता में हमें क्या दिखता है, एक अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी। मतलब यहाँ पर जो आपका सिसवाल सभ्यता है, यहाँ के लोग खेती करना जानते थे, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जब बन रही थी, उसी समय हमें दिख रहा था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सिसवाल सभ्यता है, वो खेती करना कहीं न कहीं जो मैच्योर आईवीसी है, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे पहले हमें दिखती है यहाँ पर खेती, राइट? अच्छी खासी, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं न कहीं जो सिसवाल सभ्यता है, ये अगर इसका आप देखेंगे कि इसको जो पढ़ा जाता है, वो साथ-साथ राखीगढ़ी के साथ-साथ पढ़ा जाता है। राखीगढ़ी भी एक साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है राखीगढ़ी और सिसवाल सभ्यता के बीच। ऑल्दो सिसवाल सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से अलग रखा गया है, राखीगढ़ी तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती है, पर कहीं न कहीं दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों में 40 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, राइट? बीच में जो डिफरेंस है इनका, वो सिर्फ कितना है? 40 किलोमीटर का ही डिफरेंस है और दोनों ही कहीं न कहीं एक ही ज्योग्राफिकल बेल्ट में आता है, राखीगढ़ी और सिसवाल सभ्यता। तो अगेन आई विल से सिसवाल सभ्यता को ढूँढने वाले कौन थे? प्रोफेसर सूरज। आगे देखते हैं, इतिहास में नगर निर्माता के रूप में किस शासक को जाना जाता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए लगभग 300 शहर बनाए हैं इन्होंने, इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। आप जानते ही हैं, लगभग 300 शहर इन्होंने बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अपने पुत्र के नाम पे फ़तेहाबाद बनाया, तो फ़तेहाबाद अपने पुत्र के नाम पे बनाया इन्होंने फ़तेहाबाद, क्योंकि इनके पुत्र का नाम था फ़तेह खान, ठीक है? आगे देखते हैं, जो अगर मैं हिसार की बात करूँ, हिसार में फोर्टिफिकेशन इन्होंने किया है, किलेबंदी इन्होंने करी है हिसार की। मैंने ये नहीं बोला कि हिसार को इन्होंने बसाया है, मैंने बोला हिसार में जो किलेबंदी करी, फोर्टिफिकेशन किया, वो इन्होंने किया है, जिससे कि हिसार सुरक्षित रहे। और अगर मैं बात करूँ जौनपुर की, जौनपुर, देखिए इनके भाई का, इनके कज़न का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम है, वो है जौना खान। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही इन्होंने एक शहर बनाया जौनपुर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम है जौना खान। वैसे ही हम बात करेंगे फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद भी इन्होंने बनाया है, फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद जो दिल्ली के करीब आपको दिखाई देता है, तो ये बनाने वाले कौन है हमारे? फिरोज़ शाह तुगलक। तो लगभग 300 शहर इन्होंने बनाए हैं, ये माना जाता है। और कैनाल सिस्टम की तो आप बात जानते होंगे कि इन्होंने जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी को चैनलाइज़ करके हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पर नदियों का पानी नहीं आता है, वहाँ पर इन्होंने पानी पहुँचाया और कहीं न कहीं एक तरह से वहाँ पर खेती का शुभारंभ किया। और बात की जाए, इन्होंने कहीं न कहीं जो कुतुब मीनार था, जैसे मैंने बताया था, उसकी चौथी मंजिल कहीं न कहीं लाइटनिंग की वजह से, बिजली चमकने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इन्होंने उसको दोबारा से बनाया और एक मंजिल इन्होंने और बनाया। तो चौथा और 5वां फ्लोर इन्होंने बनाया, राइट? याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या है? फिरोज शाह तुगलक, राइट? तुगलक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर है आपका ए फॉर एप्पल, झज्जर। झज्जर से प्रकाशित हुआ। तो जो फर्स्ट आपका जो न्यूज़पेपर है, उसका नाम है हरियाणा झरोका। हरियाणा झरोखा, ये पहला अखबार माना जाता है, ठीक है? और कहीं न कहीं इसको जो पब्लिश किया है, वो उसी वर्ष किया है जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है। तो आप समझ गए होंगे 1885 में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, इसी वर्ष हमारी कांग्रेस बनती है और इसी वर्ष हमारे हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है। और इसकी एडिटिंग करने वाले जो मुख्य ज़िम्मेदारी थी इस हरियाणा झरोखा अखबार की, वो थी आपके बाबू जिया बाबू जिया लाल जैन की। तो मुख्य जो इनके एडिटर हैं, संपादक हैं, वो हैं बाबू जिया लाल जैन। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, झज्जर से इसका प्रकाशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे देखते हैं, हरियाणा को पंजाब से किस वर्ष सम्मिलित किया गया? हरियाणा को पंजाब से, देखिए अगर मैं 1803 से पहले की बात करूं, प्री 1803 की बात करूं, यहाँ पर जो आपका हरियाणा है वो मराठा के कब्जे में था। और 1803 में आपको पता ही है, मराठा कमजोर हुए, अंग्रेजों के पास शक्ति आई, तो 1803 से लेकर 1858 तक ये अंग्रेजों ने किसके अंतर्गत रखा? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंतर्गत रखा, ठीक है? या इसको कुछ आगरा भी इसे कंट्रोल करता था, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पास इसे रखा। फिर 1857 की क्रांति के बाद कहीं न कहीं हरियाणा से काफ़ी लोग उग्र हुए थे। हरियाणा में काफ़ी लोग, हर जगह से, हरियाणा के हर क्षेत्र से लोग लड़े थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसीलिए अब वो चाहते थे कि ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंतर्गत ना आए। तो इसीलिए 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसको पंजाब से जोड़ दिया गया। तो पंजाब प्रोविंस से इसको जोड़ दिया गया, पंजाब प्रोविंस।
फिर अंत में हमें दिखता है आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हो जाता है तो पहली 1 नवंबर 1966 को इसको पंजाब से अलग कर दिया जाता है। ठीक है? तो ये सेपरेट अपने में एक स्टेट बना दिया जाता है। सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। तो आपने ये जो इवोल्यूशन आप देख रहे हैं 1803 से पहले से 1803 से 1858 के बीच नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, फिर 1858 से 1966 तक पंजाब के साथ है, फिर 1 नवंबर 1966 से सेपरेट स्टेट बना है ये, कौन? हरियाणा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरियाणा को पंजाब में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1858 1858 इज द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन सी टिक करके आएंगे, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट? तो यहीं से इसको एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे और एग्जाम तक आपके पास काफी क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट? तो आप सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा और देखिएगा एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, राइट? तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद गाइस।